हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है, किताब का अपनी बुक्स का 5वां चैप्टर और केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है दैनिक जीवन में रसायन। इस दैनिक जीवन में रसायन में मैंने इसके 4 पार्ट आप लोगों को करा दिए हैं। आज मैं 5वां पार्ट करा रहा हूं जिसमें हम पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पीएच स्केल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पीएच स्केल अर्थात पीएच स्केल जो था सन 1909 में सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, इन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में बताया, पीएच स्केल क्या है। और सन 1909 में इस वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का निर्माण किया। पीएच स्केल 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। पीएच में पी जो शब्द है ये जर्मन भाषा के पोसांस, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं पोटेंज। इसका मतलब होता है शक्ति। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। H का मतलब हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। P पोसांस यानी पोटेंस जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति। और H हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जिस पैमाने पर मापते हैं वो पैमाना पीएच स्केल कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इस शब्द को पी शब्द का मतलब शक्ति यानी पावर से ले लेते हैं, जबकि पी शब्द का मतलब यहाँ पे पावर नहीं होता। पी शब्द का मतलब होता है यहाँ पे पोसांस यानी पोटेंस, इसका मतलब शक्ति होता है। तो ये जर्मन भाषा का पोटेंस शब्द है, इसी से शक्ति बना है। और एच होती है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो पीएच में पूछा जा सकता है कि पी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो पोसांस होगा, पोटेंज होगा, जिसका मतलब होता है शक्ति से। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, यानी वह पैमाना जिस पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का हम लोग पता लगाते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। अर्थात इसकी जो परिभाषा है सीधी सी, वो परिभाषा मैं आपको बता दूं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम मान, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम बोलते हैं लॉग यानी कि लघु गुणक। हम लॉग जो पढ़ते हैं लघु गुणक पीएच कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम जो मान होता है वो किसी भी पदार्थ का पीएच होता है। और जिस पैमाने पर इसका हम मापन करते हैं तथा जिस पैमाने पर हम पीएच का मान ज्ञात करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। अर्थात पीएच बराबर -log10H+, यानी कि अब ये क्या है, पीएच का मतलब दिया है यहाँ पे पीएच, वह पैमाना यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग, ये ऋणात्मक लॉग है, -log10 ऋणात्मक लॉगरिथम लघुगणक पीएच कहलाता है। तो ये पीएच कहलाता है तथा जिस पैमाने पर पीएच का मान ज्ञात करेंगे पीएच स्केल होगा। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। और जिस पैमाने पर पीएच का मान ज्ञात करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच बराबर -log10H+ आयन, अर्थात पीएच बराबर -log10 हाइड्रोनियम आयन। ये H3O हाइड्रोनियम आयन क्यों लिया है, इसका कारण है क्योंकि ड्राई अवस्था में कोई भी अम्ल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, ना कोई क्षार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। शुष्क अवस्था में इनका कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। इसलिए क्या करते हैं, नमी के साथ में, जल के साथ में ये क्रियात्मक स्वरूप अपनाते हैं अपना। जल या नमी में जैसे अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन है, इसके साथ में इसको क्या बना दिया हमने, जल में मिला दिया यानी H2O। तो क्या बन गया ये H3O। तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। तो pH बराबर -log10 हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन यानी कि चाहे तो वो अम्ल है तो वो भी कैसा है, नमी वाला है, चाहे वो क्षार है तो भी कैसा है, नमी वाला है। उदाहरण के तौर पर जैसे उदासीन जल के लिए H+ व OH आयनों की सांद्रता। उदासीन जल क्या होता है, जिसके pH का मान 7 होता हो, फिक्स 7 होता हो, वो होता है उदासीन। ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। अब उदासीन के लिए जिसका pH का मान 7 है उसके आयनों की सांद्रता क्या है, 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ प्रति मोल प्रति लीटर होती है। अतः इसका पीएच ज्ञात करना है। तो पीएच ज्ञात करने के लिए क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लेंगे हम कॉमन। तो पीएच बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये H+ या OH- आयनों की सांद्रता है। इस सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जितना मान है इसके आधार में आ जाएगा।
और जिसका इसका ऊपर का जो अंश वाला हिस्सा है वो इसके आगे की तरफ माइनस log 10 के मान को व्यक्त करेगा। तो जितना इसका ये पार्ट दिखाई देगा 1 × 10 की पावर में माइनस जितना भी मान है वो इसके pH के मान को व्यक्त करता है। अर्थात उदासीन जल के लिए pH का मान कितना होता है? उदासीन जल के लिए pH का मान pH बराबर होता है 7। तो कैसा है ये? उदासीन है। pH स्केल पर माना जैसे हम pH स्केल पढ़ते हैं तो बात आती है pH स्केल की। pH स्केल में होता क्या है? माना ये pH स्केल है, ये इसका pH स्केल बना दिया मैंने। इसका मध्य पार्ट ये भाग इसका है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे ये है इसका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इसका एट लास्ट हो जाता है यहां से आगे 14। इधर से 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। इन पर जो हम pH स्केल का निर्माण करते हैं H+ आयन की सांद्रता के लिए, तो यहां से हम देखेंगे कि ये कैसा है? उदासीन है। ये कैसा है? उदासीन। अब इसकी उदासीनता जो व्यक्त हो रही है, इस उदासीनता के लिए यदि हम देखें इसको इस तरीके से, यहां पर हम देखते हैं ये H+ और ये OH-। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? 7 से कम जिनका pH का मान होता है वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और 7 से ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं क्षार। जिनके pH का मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं, जिनका pH का मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं, जिनके pH का मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षार होते हैं। तो ये pH स्केल पर अम्ल, उदासीन और क्षार के बारे में हम लोगों ने जाना कि अम्ल क्या होता है। एसिड पैमाने pH स्केल के आधार पर अम्ल क्या होते हैं? तो जिनके pH का मान 7 से कम होता हो वो अम्ल कहलाते हैं। क्षार क्या होते हैं pH पैमाने के आधार पर? जिनका pH का मान 7 से अधिक होता है वो क्षार कहलाते हैं। अब बात आती है इनकी प्रबलता की। प्रबलता में यदि हम देखें तो जैसे जैसे 7 से हम ऊपर जाएंगे तो ये प्रबलता क्षार की बढ़ेगी। क्षार कैसा होगा? प्रबल होगा। लेकिन अम्लों की प्रबलता इधर इस दिशा में चलेगी। जैसे जैसे हम 7 से कम आएंगे तो ये क्या होगा? प्रबलता इस दिशा में चलती है, प्रबल अम्ल। उदाहरण के तौर पे माना मैं ये कह दूं किसी भी विलयन के pH का मान, किसी भी विलयन के pH का मान माना एक तो है 2, एक विलयन के pH का मान कितना है? 2। दूसरे विलयन के pH का मान है 6.5, एक विलयन के pH का मान है 7, एक विलयन के pH का मान है 9 और एक विलयन के pH का मान है 12.5। इस तरीके से माना pH के मान दिए हुए हैं। अब हमको इनमें प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उदासीन ये बताने के इनमें कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, कौन सा क्षार है, कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल है, कौन सा उदासीन है। इनमें जब हम बताते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे अब ये क्या है? जिसके pH का मान 7 होता है वो कैसा होता है? उदासीन। वो कैसा है? उदासीन। ऐसे बढ़ रहे हैं हम, ये बढ़े, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाते चले जा रहे हैं इस दिशा में। तो सांद्रता जब हम बढ़ाएंगे तो प्रबलता इस दिशा में क्या हो रही है? मैंने जो एरो लगाया है इसका मतलब है कि प्रबलता ऐसे बढ़ती जा रही है। तो यहां पर जब ये प्रबलता ऐसे बढ़ती जाएगी तो इस प्रबलता को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि pH स्केल के अंतर्गत माना किसी के pH का मान 9 है और किसी के pH का मान 12.5 है, तो ये दुर्बल क्षार है। कैसा है? दुर्बल क्षार। और ये कैसा है? प्रबल क्षार। बात आती है pH के मान की 7 से कम में। 7 से कम में प्रबलता इस दिशा में उल्टी चलती है, ये ध्यान रखना है। 7 से कम में pH का मान उल्टा चलता है और उल्टे चलने पर हम देखते हैं कि यहां पर ये कैसा है? प्रबल अम्ल है। जिसके pH का मान 7 से कम है वो कैसा है? अम्ल है, पहली बात। और जितना कम है वो उतना ही प्रबल होगा, तो ये प्रबल है। इसकी अपेक्षा ये विलयन ये कैसा है? दुर्बल अम्ल है। ये ध्यान रखना है। यानी pH का मान 7 से जब हम इस दिशा में आएंगे,
7 से 0 की दिशा में आएंगे तो 7 से 0 की दिशा में आने पर जैसे जैसे हम इस दिशा में बढ़ते जाएंगे तो अम्लों की प्रबलता बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे 7 तक पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये दुर्बलता आ जाएगी। 7 से ऊपर हम जैसे जैसे सीधे दिशा में जाएंगे तो क्षारों की प्रबलता बढ़ती चली जाती है। तो ये होती है प्रबलता और दुर्बलता किसी भी पीएच स्केल के ऊपर हम इनका मापन करते हैं। इनका मापन करने के बाद में सीधा सा हम लोगों को ध्यान रखना है, पीएच का मान यदि 7 से कम है तो क्या है, वो अम्ल है। पीएच का मान यदि 7 है तो वो कैसा है, उदासीन है। और पीएच का मान यदि 7 से अधिक है तो वो क्षार है। इनकी क्षार और अम्लों की प्रबलता के बाद में हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है, मानव शरीर का पीएच परास कितना होता है, लगभग 7 से 7.8, 7 से 7.8, यानी कि उदासीन से और थोड़ा सा क्षारीय होता है, इनके बीच में क्रियाशील होता है। मानव के रुधिर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, लगभग 7.4 होता है। ये ध्यान रखना है, रुधिर का पीएच पूछ लिया जाता है क्योंकि इसका ये रुधिर का पीएच 7.4 होने के कारण ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो 0 कंडीशन पे यहाँ पर ये HCl एसिड होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है। यहां पर हम देखें क्षारों में तो NaOH होता है जो सबसे प्रबल क्षार होता है। तो ये अम्ल क्षार के बारे में हम लोगों ने इसमें यहाँ पर हम देखा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, पीएच स्केल के आधार पर। अब मैंने बताया, इससे पहले हमने पढ़ा एसिड बेस सॉल्ट, इसके बाद में इनसे संबंधित परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी कि इनमें परिभाषाएं क्या हैं। उन परिभाषाओं के आधार पर जिन जिन वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए उनके आधार पर हम लोगों ने सिद्धांतों को देखा। उन सिद्धांतों में आर्रेनियस का सिद्धांत पढ़ा, ब्रांस्टेड लोरी का सिद्धांत पढ़ा, उनके अलावा लुईस का सिद्धांत पढ़ा। ये लुईस और ब्रांस्टेड लोरी के सिद्धांत के बाद में अगला जो हम कंडीशंस देखते हैं उनमें हम लोगों ने क्या देखा कि पीएच स्केल के बारे में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उनके गुण उपयोगों के बाद में। तो ये पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल का सबसे पहले 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल का आविष्कार किया। यो मान लें, पीएच स्केल में पी शब्द का मतलब होता है पोसांस, अर्थात अंग्रेजी के पोटेंस शब्द से बना है, जर्मन भाषा का शब्द होता है पोटेंस यानी पोसांस, जिसका मतलब होता है शक्ति। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनमें पी का मतलब शक्ति से लगा लेते हैं, शक्ति होता है ये कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पे पी शब्द को क्या कर देते हैं, वो पावर कर देते हैं। ये गलत है। पी शब्द का मतलब यहाँ पे पावर नहीं होता, पी शब्द का मतलब जर्मन भाषा के पोसांस या पोटेंस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है शक्ति। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, यानी वह पैमाना जिस पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन किया जाता है वो पीएच स्केल कहलाता है। बात आती है पीएच स्केल के बाद में, अब हम लोग पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व अत्यंत अनिवार्य होता है। हमारे जीवन के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम लोग खान पान के दौरान करते हैं, जिनमें कुछ अम्ल होते हैं, कुछ क्षार होते हैं। उनका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ता है। तो दैनिक जीवन में अम्लता व क्षारकता की जानकारी होने के बाद में हमारी कई समस्याओं को सफलतापूर्वक हम लोग समाधान भी करते हैं। उस समाधान के लिए दैनिक जीवन में हमारे उपयोगों में मुख्य रूप से जैसे उदर की अम्लता, नंबर 1 बात आती है उदर की अम्लता, यानी कि एसिडिटी इन स्टोमक। उदर की अम्लता यानी कि एक तरीके से उदर के अंतर्गत एसिड का प्रभाव होना। हमारे शरीर में क्या होता है, जब भी भोजन का पाचन होता है तो भोजन के पाचन के दौरान HCl अम्ल की सक्रियता होती है। इस शिकायत को दूर करने के लिए उदर में जलन का जो अनुभव होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। इस समय हमारे उदर में जठर रस, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उदर में जलन और दर्द होती है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक बनने के कारण यहाँ पर उदर में जलन व दर्द का एहसास होता है। इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड, जिसमें उदाहरण के तौर पे MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका घोल बनाया जाता है जिसको हम उपयोग करेंगे। उसके दौरान उदर के जलन और दर्द की जो शिकायत है, एसिडिटी की जो कंडीशन है वो समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक अम्ल है और ये क्या है, एक क्षार है।
तो ये अम्ल के ऊपर जब क्षार का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और उदासीन होने के उपरांत ये प्रक्रिया यहाँ पर इसको उदासीन कर देगी, जिससे इस दर्द से निजात पाई जा सकती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदर की अम्लता को दूर करने के लिए हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो उदर की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। पहला जो जीवन में महत्व है वो है उदर की अम्लता को दूर करना। दूसरा है, नंबर 2 है दंत क्षय। दंत क्षय, दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का क्षरण। मुख के अंतर्गत जब पीएच, मुख का जो साधारणतः पीएच का मान जो होता है वो बराबर होता है 6.5 के करीब होता है। खाना खाने के पश्चात हमारे मुख के अंतर्गत बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाणु अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देते हैं, और बैक्टीरिया बनने के उपरांत ना मुख में पीएच का मान धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीएच का मान हो जाता है कम। और जब पीएच का मान आ जाता है 5.5 या इससे कम जब हो जाता है तो दांतों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। दांतों पे जो चढ़ा हुआ जो एनामल होता है, चिकना जो दांतों के ऊपर पदार्थ होता है, वो धीरे धीरे क्षरित होने लग जाता है, यानी क्षरण होने लग जाता है। और वो क्षरण होने के बाद में दांतों पर जो चिकनाई होती है वो समाप्त हो जाती है और दांत अत्यधिक मात्रा में गंदगी लेना, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। और जितने भी हम टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं वो सभी कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, जिनके अंतर्गत कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा मिलाई जाती है, तो वो क्षारीय होते हैं। तो दंत क्षय दैनिक जीवन के पीएच महत्व में पहला है उदर की अम्लता को दूर करना, दूसरा है दंत क्षय, तीसरा आता है कीटों का डंक। नंबर 3 है कीटों का डंक। कीटों के डंक की यदि हम बात करें तो जैसे मधुमक्खी वगैरह जो होते हैं, ये मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी है या चींटी है, ये क्या है, ये विशेष प्रकार का एक एसिड छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, एसिड छोड़ते हैं। और ये एसिड छोड़ने के बाद में हमको किसका एहसास होता है, जलन व दर्द का। इस जलन व दर्द से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। NaHCO3 का हम लोगों द्वारा उपाय किया जाता है, या चूने के पानी वगैरह का भी हम उपयोग कर सकते हैं, या धातुओं का भी हम लोग उपयोग कर लेते हैं। कभी कभार हम लोगों ने सामान्य तरीके से देखा है कि माना जैसे मधुमक्खी वगैरह के जैसे डंक छोड़ती है, तो छोड़ने के उपरांत यदि हम उसका बहुत बारीकी से एहसास करें तो एहसास करने पर हम लोग पाते हैं कि वो डंक ना छोड़ के एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ छोड़ती है। और वो जो तरल पदार्थ होता है वो हवा के संपर्क में आने पर वो कांटे का रूप परिवर्तन कर लेता है, और रूप परिवर्तन करने के बाद में उस स्थान पर जलन और सूजन आ जाती है। तो जलन और सूजन को फिर वो एसिड अपना प्रभाव छोड़ रहा है, जलन और दर्द का एहसास कर रहा है। अब वो क्या है, उसने जो छोड़ा है वो अम्ल है। अम्ल को उदासीन करने के लिए मैं बार बार ये बता रहा हूं, अम्लों को उदासीन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्षारों का प्रयोग करते हैं। क्षारों के प्रयोग के अंतर्गत अब जैसे यहाँ पर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट है, चूने का पानी है, वो भी हम काम में ले सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्डवाइस, ये भी हम इसके प्रयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, धातुओं को भी रगड़ते हैं। जैसे ही किसी मधुमक्खी वगैरह या किसी का डंक अगर अचानक से किसी कीट का डंक आ जाता है तो उसके उस स्थान पर हम क्या करते हैं, धातु की कोई वस्तु बनी हुई होती है तो उसको हम उस स्थान पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि धातुएं भी कैसी होती हैं, क्षारीय ऑक्साइड का क्षारीय रूप होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये मैंने कल के टॉपिक में बताया था कि धातुओं की प्रकृति होती है क्षारीय। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उदर की अम्लता को दूर करने के लिए, उसके अलावा कीटों के डंक को, दंत क्षय को, इनके बाद में आता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा चौथा है अम्ल वर्षा। सामान्य रूप से जो वर्षा की जो कंडीशंस देखने को मिलती है, इनमें हम लोग देखते हैं कि अम्ल वर्षा जो है विभिन्न प्रदूषकों के कारण जब वर्षा के जल का पीएच का मान नॉर्मली 5.7 या इससे कम हो जाता है, 5.7 या इससे कम, किसका, वर्षा का जल, वर्षा का जल। यानी बरसात के दिनों में जो जल जो उत्पन्न होता है वो जल अगर 5.7 या इससे कम इसके पीएच का मान हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें क्या है, अम्लता का प्रभाव पड़ने लग जाता है, यानी अम्लीयता का प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो मृदा पे जब ये आता है तो मृदा की प्रकृति भी कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इससे मृदा कैसी हो जाती है,
मृदा में अम्लीयता का प्रभाव बढ़ जाता है, अम्लीयता का प्रभाव बढ़ जाता है पीएच के मान में। यदि वर्षा के जल का पीएच का मान 5.7 या इससे कम होता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसी वर्षा कैसी होती है, अम्लीय वर्षा होती है। इसके कारण यदि ये वर्षा का जल जमीन के ऊपर आता है तो इससे क्या होता है, मृदा की अम्लीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात ऐसी वर्षा, इस प्रकार की वर्षा जिसमें पीएच का मान 5.7 या इससे कम होता है तो वो कैसी होती है, अम्ल वर्षा कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। इनके बाद में ये विभिन्न प्रकार से मिट्टी के लिए तो हानिकारक होती है। मृदा में पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, कीट व विभिन्न प्रकार के जो जैविक अंश होते हैं, ह्यूमस की मात्रा होती है, उनको भी ये समाप्त करने का कार्य करती है। इससे बचाव के लिए जितना हो सके हम कार्बनिक प्रदूषकों का उपयोग हमारे द्वारा कम से कम किया जाए और प्रदूषणों पर नियंत्रण रखा जाए। प्रदूषकों पर नियंत्रण करके हम इससे बच सकते हैं। इसके बाद में पांचवा जो है वह है मृदा, मृदा की पीएच, यानी कि मिट्टी की जो पीएच का मान जो होता है, मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मृदा में बोई जाने वाली फसल का चयन किया जाता है और मृदा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करके हम अच्छी फसल या निर्धारित रूप से फसल का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये पीएच स्केल के महत्व में मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा। पहला, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में फर्स्ट कराया मैंने उदर की अम्लता, यानी उदर के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय रूप से प्रसारित होता है, जिसके कारण जब अत्यधिक मात्रा में अम्ल का प्रभाव प्रसारित होने लग जाता है तो उदर के अंतर्गत जलन और दर्द का एहसास होता है। इसको उदासीन करने के लिए हम लोगों द्वारा विभिन्न मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से इस अम्लीयता के प्रभाव को कम किया जाता है। दूसरा मैंने करा है दंत क्षय। दंत क्षय में मुख्य सामान्यतः जो पीएच का मान होता है वो 6.5 होता है, 6.5 होता है। और 6.5 के अलावा यदि ये मुख्य पीएच का मान 6.5 से जितना कम हो जाता है तो फिर वो दंत क्षय की शिकायत देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम जैसे भोजन वगैरह करते हैं तो कीटाणु और बैक्टीरिया हमारे मुख के अंतर्गत प्रकट हो जाते हैं, जिनके कारण मुख का पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस पीएच के मान को कम करने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षारकों का टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारे मुख के अंतर्गत इनका प्रभाव समाप्त होता है। वरना यदि अगर ये बढ़ता चला गया तो इसके कारण दांतों पर जो जमा हुआ एनेमल होता है, जिसके कारण दांतों की ऊपरी सतह चिकनी होती है, वो रफ हो जाती है, जिसके कारण दांत गंदगी लेना या एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण लंबे समय तक और धीरे धीरे दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। तीसरा लिया था मैंने कीटों का डंक। कीटों के डंक को हम लोगों ने देखा कि मधुमक्खी या चींटी विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं, जिनके काटने पर जलन या दर्द का एहसास होता है। इस जलन या दर्द के एहसास को कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। सामान्य रूप से हम धातुओं को भी उस स्थान पर रगड़ करके कुछ समय के लिए दर्द का एहसास कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है अम्लीय वर्षा। यदि वर्षा के जल का पीएच का मान 5.7 या इससे कम होता है तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। इससे बचाव के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों पर नियंत्रण रख के हम इससे बचाव कर सकते हैं। और अगला है मृदा के पीएच। मृदा के पीएच के मान को निर्धारित करके और मान का ज्ञापन करके हम ज्ञात करके पीएच को, उसके आधार पर हम उसकी क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट, आज जो मैंने टॉपिक कराया पीएच स्केल का, यह आपकी समझ में आ गया होगा। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल के अंतर्गत किस तरीके से अम्लीयता, क्षारकता और उदासीन पदार्थों का हम लोग पता लगाते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के क्या महत्व हैं। यहां से आगे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा दैनिक जीवन के कुछ उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के क्या उपयोग होते हैं, उनके बारे में हम कल के पार्ट 6 में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने आज पोर्शन कराया है इसको आप घर पर बैठ करके लर्न करें, होमवर्क करें। और यदि किसी भी प्रकार की कोई इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत कोई भी पॉइंट यदि समस्या अगर बाहर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के या फिर ग्रुप के अंतर्गत जाकर के इनके बारे में मुझसे मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।